गोपाल अपनी माँ शांता, पत्नी दीपा और बेटी रिंकी के साथ एक गांव में रहता था। पहले तो गोपाल के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब गोपाल के पास खेती के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए गोपाल ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। गोपाल के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेती आधा रह गया था, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार गोपाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, गोपाल, कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? ऐसा कहकर गोपाल रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख गोपाल, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और खेत तुझसे छीन लूंगा। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। ऐसा कहकर गोपाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? चल अब निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में, तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। ऐसा कहकर जमींदार गोपाल को धक्का देता है और गोपाल वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। अपने पिता को आता देख रिंकी चिल्लाते हुए गोपाल के पास जाती है और कहती है, पापा आप आ गए। वो तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रिंकी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस पापा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना मेरे कपड़े कितने खराब हो गए, और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ रिंकी, बाबा तुम्हारे लिए इस बार सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। वहाँ खड़ी दीपा गोपाल को देखकर सब समझ जाती है और वो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी देखो बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ मैं जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने पति गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों परेशान दिख रहे हो? जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर दीपा गोपाल के कंधों पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। गोपाल की माँ शांता अंदर पलंग पर लेटे लेटे गोपाल और दीपा की बात सुन लेती है। वो गोपाल को अपने पास बुलाती है, गोपाल, ओ गोपाल जरा यहाँ तो आ। गोपाल अपनी माँ की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बात सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर इतना पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपनी जमीन और घर बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? गोपाल सर झुकाए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता, माँ तो ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल अब ज्यादा बात मत कर, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब सो जा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर गोपाल भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो गोपाल की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और गोपाल के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे, और वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज। शांता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर गोपाल की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गोपाल और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने का कोई साधन भी नहीं था।
पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, दीपा, अब कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो वैसे ही खराब हो रही है। दीपा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कुछ नहीं हो सकता, वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। लाचार खड़ी दीपा कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी रिंकी को। गोपाल भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेती नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोपाल के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां देखकर गोपाल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे गोपाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक, तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? गोपाल हाथ जोड़कर जमींदार के पास बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो रहम करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, अब तो मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसका सामान घर से बाहर फेंकने को कहता है और जमींदार के आदमी गोपाल के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल की बेटी रिंकी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गोपाल कहता है, मालिक, थोड़ी दया करो मालिक, मुझ गरीब पर दया करो मालिक। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में मालिक? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से। मेरी माँ मर जाएगी मालिक, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। तरस करो हम पर मालिक। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रिंकी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। गोपाल अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे। जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। गोपाल की माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगी। गोपाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। गोपाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रिंकी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को गोपाल ने खो दिया था पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी दीपा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। गोपाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रिंकी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर गोपाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। चंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ का जमींदार बहुत ही धनवान और सर्वगुण संपन्न था, लेकिन जमींदार बहुत ही कंजूस था। वो अपने परिवार के लिए आलीशान घर बनवाना चाहता था। जमींदार ने अपने आलीशान घर बनवाने का ठेका ठेकेदार रमेश को दे दिया। उसने रमेश की कई तारीफें सुनी थी कि वो बहुत ही अच्छा है, मेहनती है और बहुत ही काबिल है। जब रमेश को पता चला कि महल बनाने का काम जमींदार साहब ने उसे दिया है, मानो खुशी से वो बेहाल हो गया। रमेश अपने मजदूरों को लेकर ठेकेदार के गांव चंदरपुर के लिए निकलने लगा और तभी उसकी पत्नी कमला ने आवाज दी, सुनिए जी, सुनिए, जाने से पहले अपना मुंह तो मीठा करके जाइए। हाँ भाग्यवान, जरूर, खुशी का समय है। अगर हमने वहाँ जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। रमेश अपने सारे मजदूरों के साथ चंदरपुर गांव के लिए निकल जाता है। अरे, मैंने सुना है कि चंदरपुर गांव में बहुत धनवान आदमी रहते हैं। सोचो, अगर महल अच्छा बना देंगे तो पूरा चंदरपुर हमसे ही घर बनवाएगा। कितना मजा आएगा, नहीं धन ही धन होगा। अरे इतना ज्यादा ना सोचो, ये सोचो कि कहीं खराब महल बन गया तो पूरा चंदरपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जमींदार बहुत कंजूस है, मैंने ये भी सुना है। मजदूरी की उत्सुकता को देखकर ठेकेदार रमेश उससे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो हमारे जीवन का सबसे खास काम आज हमें मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी कि महल बनवाना चाहते हैं। हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी वही रखेंगे। कोई सामान या किसी चीज का घपला नहीं करेगा, वरना अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस कार्य में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उसकी चिंता मत करो। आप सबके रहने खाने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो।
रमेश अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहाँ पर जमींदार साहब उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? चंदरपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? सब कुशल मंगल है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। मजदूरों से याद आया, आप सभी का हमने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और ईमानदारी के बारे में। उसी वक्त रमेश अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक हमने भी सुना है जमींदार साहब सिर्फ उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। हाँ, पिछली बार चंदरपुर में इन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे काम शुरू होने से पहले तुम सब अनर्थ बातें कर रहे हो। सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से सारा काम करो, चलो। रमेश और मजदूरों की चिंता देखकर जमींदार ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनाइए, ठीक है? रमेश और मजदूर जमींदार साहब की बात सुनकर महल का काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब रमेश जमींदार साहब के पास जाकर महल बनाने के सामान की पर्ची उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ पेश कीमती पत्थरों की कमी है, इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पत्थरों का इंतजाम करवा देता हूँ अभी। जमींदार से पर्ची लेकर नौकर पेश कीमती पत्थर लाने चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस पेश कीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है ये, हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा, कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। कुछ ही समय बाद नौकर पेश कीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। अगर मैंने इस पेश कीमती पत्थर से घर बना लिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। रमेश उन कीमती पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है और मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम कीजिए, कल सुबह उठकर इन कीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को गायब कर देते हैं। सुबह रमेश और उनके मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं और कहते हैं, उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं, कृपा करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को ही उनके नौकर ने मंगवा लिया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार रमेश तुरंत जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार उस वक्त अपने घर में आराम फरमा रहा होता है। जमींदार साहब, अभी तक मुझे और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे, महल का कार्य रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था, पर्ची मैंने तुरंत हमारे घर के नौकर को दी थी। जमींदार अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, अरे भाई मंगलू, तुमने पत्थरों की व्यवस्था नहीं की? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही महल के कार्य वाली जगह पर रखवा दिए गए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निकल गई या आसमान खा लिया? ये सब होने के बाद रमेश और जमींदार दोनों मजदूरों के पास जा पहुँचे। जमींदार और रमेश ने वहाँ जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नजर नहीं आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर हमने चोरी नहीं की। हम कहाँ से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ, लेकिन मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार निराश होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा, पत्थर कहाँ से लाएगा। मुझ पर भगवान की कैसी विपदा आ गई है, कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। ठेकेदार निराश होकर एक जंगल की तरफ चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। ठेकेदार ने वहाँ जाकर एक पेड़ देखा। वहाँ पर लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना मांगो, वो जरूर पूरी होगी। रमेश ने मनोकामना मांगी
हे भगवान, मेरी ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। रमेश ने पत्थर के पेड़ की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया। देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे पेड़ बन गए। रमेश पत्थर का पेड़ देखकर चौंक गया और सारे मजदूरों को वहाँ बुलाकर उसने पेड़ के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के पेड़ से महल तैयार करवा देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बनवा देंगे। पत्थर के पेड़ से ठेकेदार ने जमींदार का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा रमेश, तुम्हें और तुम्हारे मजदूरों को वफादारी से सारा काम करवा दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतना सुनते ही मानो सारे मजदूर ठेकेदार को अपने कंधे पर उठाकर जश्न मनाने लगे।